नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूँ विपुल सिंह। हर रोज की तरह दोपहर 2 बजते ही हम आ जाते हैं आपके सामने और अलग अलग जो आपकी वित्तीय समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने की हम कोशिश करते हैं। और आज दिन बुधवार का है तो हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। म्यूचुअल फंड पे काफ़ी सारी खबरें भी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, उन तमाम खबरों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है, म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर के कोई भी दुविधा, कोई भी आशंका, कोई भी सवाल आपके मन में है, 9311211874 ये आपके समाधान का जरिया बन सकता है। इस पर हमें अपना प्रश्न भेजें। प्रश्न जो भी भेजें वो थोड़ा विस्तार पूर्वक भेजें कि आपका क्या नज़रिया है, किस नज़रिए से आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश किया हुआ है तो क्या आपके लक्ष्य हैं, कितनी समय अवधि आपके पास है। तो तमाम डिटेल के साथ अगर आप हमें अपना प्रश्न भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे आज के एक्सपर्ट होंगे उनसे भी हम उतने ही विस्तार तरीके से आपके प्रश्नों के हल जो है वो निकालें। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ और जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आशंका है वो हमसे पूछिए। और रूबरू कराते हैं आपको आज की खास मेहमान से। हमारे साथ मृण अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप जुड़ती हैं बड़ा अच्छा अनुभव रहता है, हमारे दर्शकों का भी, हमारा भी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिलती है। पहला प्रश्न मैम म्यूचुअल फंड को लेकर के यही होगा कि जो डेट फंड को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी आशंकित हैं। उनका कहना ये है कि बड़ा एक जो है धनराशि जो है वो म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एक बड़ा कारण था डेट फंड में पैसे लगाने का कि वहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता था। अब इंडेक्सेशन ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ बाकी सुविधाएं भी ख़त्म हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को होगा? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 31 मार्च से पहले अगर हम पैसे लगाते हैं तो क्या इंडेक्सेशन का लाभ मिल सकता है? तो सबसे पहले तो नमस्ते। एंड मैं यही कहना चाहूंगी, हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का तो के लिए तो ये जो हुआ है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर डेट फंड में 2 चीजें थी। एक तो स्लाइटली रिटर्न ज्यादा था, बट अगर हम पोस्ट टैक्स बेसिस पर देखते हैं तो डेट फंड का यही सबसे अच्छी चीज थी कि ये इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता था, तो इसकी वजह से ये ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाता था। जी। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया गया है इसमें, और इसका मतलब ये है कि अब आप कितने भी साल इसमें बने रहें, जो भी आपका गेन होगा वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। तो सर्टेनली अब अगर हम देखेंगे कि आपको फिक्स रिटर्न अगर कहीं मिल रहा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट या एनसीडी में मिल रहा है, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्यों जाएंगे जिसमें आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है और जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना रिटर्न मिलने वाला है, राइट? सो सर्टेनली ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, अगर आप 31 मार्च के पहले अभी निवेश करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट अभी भी मिल सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर अभी आपके पास निवेश करने के लिए कुछ अमाउंट है तो आप जरूर इसको डेट फंड्स में डालिए। मैम बहुत लोग कह रहे हैं कि अब एफडी ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी अगर हमको पैसे लगाने हैं और 31 मार्च तक का समय है, टैक्स का भी लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो डेट फंड ही बेहतर रहेंगे या कोई और दूसरे विकल्प आप सजेस्ट करेंगी? क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है लोगों के लिए, अब टैक्स बचाने के लिए भी। मेरे ख्याल से डेट फंड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी 31 मार्च तक हमारे पास ये विंडो है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। डेट फंड्स में भी दो बहुत तरीकों के डेट फंड्स रहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी जिन लोगों को बहुत कम रिस्क लेना है, जिन लोगों को मालूम है कि हम इतने समय के लिए लॉक इन कर सकते हैं, उनके लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अवेलेबल हैं। और जिनका क्लियर नहीं है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं, थोड़ा वॉलेटिलिटी भी सह सकते हैं, वो लोग शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ये 2 ही सजेशन रहेंगे, या तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में डालिए या आप शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में पैसे डालिए। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे कि अगर टैक्स बेनिफिट का लाभ लेना हो तो और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आर.के. सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न लेकर के। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सिंह साहब आप? फाइन सर, बहुत बढ़िया सर। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? अरे बहुत, मैं तो साहब फैन हूँ, आपके सारे कार्यक्रम देखता हूँ, वो मनी सेंट्रल फेंट्रल सारे ही देखता हूँ मैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी सर। जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? आगरा से?
मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर। मेरा प्रश्न ये था कि मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता रहता हूँ। जी। तो अभी इस समय मैं 5,000 की एक एसआईपी करना चाह रहा था 5 साल के लिए, 5 और साल। जिसमें ग्रोथ अच्छी हो और मॉडरेट रिस्क हो। मॉडरेट रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ये अच्छी बात है कि आप अपने गोल को लेकर क्लियर हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो 5 साल बाद कोई बड़ा कोई इवेंट है जिसके लिए आप ये पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं? नहीं, जस्ट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अच्छी बात है। पूछते हैं, मैम हमारे साथ मौजूद हैं मृण जी। मृण जी, क्या आप इनको सलाह देंगी? और ये 5,000 रुपये जो है अब नया निवेश करना चाह रहे हैं, पहले भी कुछ SIP इनकी चल रही हैं, लेकिन इन्होंने 5 साल का एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आपका? एक्चुअली सिंस इनका 5 साल का ही लक्ष्य है और ये ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आई फील इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। रादर आपको बैलेंस एडवांटेज फंड आप देख सकते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट में दोनों में इन्वेस्ट होता है, एलोकेट होता है। और इसमें भी एक कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें जो इक्विटी एंड डेट का जो एलोकेशन है वो बदलता रहता है बेस्ड ऑन सम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो आई वुड से अगर आपका 5 साल का समय है और आप कम रिस्क लेकर निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही रहेगा। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप जो है निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस बीच राहुल डेविड जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी। और आपके जो प्रश्न है वो आगे कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न अवश्य लिए जाएंगे। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और ये प्रश्न जो है हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की, लेकिन संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन प्रश्न उन्होंने भेजा है तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जरा प्रश्न स्क्रीन पर लेकर के आया जाए कि यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। तो यहाँ पर इनका प्रश्न है, जितेंद्र जी का प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हुए नुकसान को क्या डेट म्यूचुअल फंड में हुए फ़ायदे से एडजस्ट कर सकते हैं? अब ये जानना ये चाह रहे हैं। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या इनसे बातचीत हो जाए, और इनका सवाल शायद LTCG को लेकर के था कि किस तरीके से क्या उस पर भी टैक्स लगेगा, कि मुझे एक जगह नुकसान हुआ, एक जगह फ़ायदा हुआ, तो क्या ये उस पर अगर मान लीजिए इक्विटी में नुकसान हो गया और डेट में ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस पर LTCG लगेगा या नहीं लगेगा? शायद इसको लेकर के इनका कुछ इस तरह का प्रश्न था, लेकिन अभी इनसे संपर्क हो नहीं पाया। क्या सजेस्ट करेंगे मैम आप? तो long term capital gains losses can be set off against long term capital gains, and short term capital losses can be set off against both long term and short term capital gains, right? तो इस हिसाब से आपको देखकर करना पड़ेगा। जो आपका सवाल है वो सही है कि क्या मैं since it's different debt and equity क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इसी साल में जो है आप कर लीजिए, that is useful। एंड दूसरी बात ये है कि जो भी लॉसेस हैं यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर पीरियड ऑफ 8 years। चलिए अब जरा अगले दर्शक का प्रश्न देते हैं। राहुल डेविड जी ने जो है हमें प्रश्न भेजा है, और राहुल डेविड जी कह रहे हैं कि मैंने 2 फंड जो है वो सेलेक्ट किए हुए हैं, और आप ये बताइए कि 18 से 20 साल का इनका नज़रिया है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। एक इन्होंने HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड ले रखा है, इसके अलावा SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है ले रखा है इन्होंने, अग्रेसिव हाइब्रिड का। तो अब ये इन 2 में से जानना ये चाह रहे हैं कि 18 से 20 साल का इनका नज़रिया है, शायद ये अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके का इनका सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो इन 2 में से कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे मृण जी? देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों ही फंड अच्छे रहेंगे। इसमें दोनों ही फंड अच्छे हैं, तो आप किसी से के साथ भी जा सकते हैं, बट एक बार आप NPS के बारे में भी सोच लीजिए। वो इसीलिए क्योंकि NPS में आपको एक बेनिफिट है, और वो ये है कि एट द एज ऑफ 60 40% अमाउंट जो आएगा आपको एन्युटी या पेंशन के फॉर्म में आएगा। तो इसमें थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है, बिकॉज लोगों को ज्यादातर बहुत मुश्किल होती है कि अगर एक 60 पर एक लार्ज अमाउंट आता है, इसको हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमें मंथली रिटर्न आए। तो अगर आप पेंशन के हिसाब से सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको NPS के बारे में भी सोचना चाहिए। और वैसे अगर आपने ये फंड्स में ऑलरेडी निवेश कर लिया है तो कोई वरी की बात नहीं है, दोनों अच्छे फंड्स हैं। दोनों ही अच्छे फंड हैं, आप जो है यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और बाकी जो मैम ने सजेस्ट किया है उसको आप फॉलो कीजिए। इस बीच अभिषेक जी से बातचीत करते हैं, और गोरखपुर से हैं हमारे साथ। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, क्या करते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोरखपुर यूपी में बेसिक में टीचर हूँ, राज्य सरकार की। अच्छा, तो गोरखपुर में किस जगह रहते हैं सर आप?
गोरखपुर में सर, गोरखनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर है घर मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अक्सर मेरा जो है वहाँ आना जाना लगा रहता है गोरखपुर में। जी सर। क्या आप शिक्षक हैं? क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा प्रश्न ये था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और ये पराग पारिक टैक्स सेवर में किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहेगा? आप क्या सोच करके यहाँ पे पैसे लगाना चाह रहे हैं? मतलब मैंने फ्लेक्सी कैप में कुछ पैसे लगा रखे हैं, लेकिन फ्यूचर में जैसे एटीसी में अगर टैक्स सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो जी जी, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा टैक्स सेवर वाले में? ठीक है, ये पूछ लेते हैं। मैम, टैक्स बचाने के लिए, टीसी का लाभ लेने के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, और वो तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे होंगे, और समय नज़दीक आ रहा है, लोग टैक्स बचाने के लिए तमाम तरीके ढूंढ रहे हैं इस समय, तो क्या इनको सजेस्ट करेंगे और तमाम दर्शकों को? और मान लीजिए अगर कोई फंड हमें चुनना हो तो चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे एमसी को कैसे चुनें, फंड किस तरीके का होना चाहिए वो कैसे डिसाइड करें? इस पर थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को ज्ञान दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और टैक्स सेवर फंड में 60% ओवरलैप है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जो होल्डिंग्स हैं, 60% होल्डिंग सेम है टैक्स सेवर फंड में। मैं ये कहूंगी कि अगर आप एटीसी के हिसाब से ईएलएसएस के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप पराग पारिक में मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका एक्सपोजर है एंड आपको वही स्टॉक्स का एक्सपोजर फिर से मिल रहा है ये टैक्स सेवर फंड में भी। आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप डीएसपी टैक्स सेवर फंड में निवेश कीजिए, दूसरे फंड में निवेश कीजिए जहां आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी अलग मिलेगा, स्टॉक्स भी अलग रहेंगे। सो दैट्स आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब जब हम सोचते हैं कि कौन सा फंड खरीदना चाहिए तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, और बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक स्पेस में नहीं है, और अगर है भी तो लोगों के लिए इसको समझना और इसको कैसे एनालाइज करें बहुत मुश्किल है। एक चीज जो हमें हर समय देखनी चाहिए कि फंड का रिस्क लेवल क्या है और वो हमारे रिस्क के लेवल से मैच होता है, और दूसरा हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर, रोलिंग रिटर्न बेसिस पर फंड का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। अगर ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि 1 से 3 साल के परफॉर्मेंस क्या रहा है, पहले तो वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है। दूसरा, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखेंगे भी तो वो बहुत वेरी करता है। कभी कभी फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बहुत अच्छा दिखेगा, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट रोलिंग रिटर्न्स, एंड एज आई सेड कि ये सब इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली पब्लिक स्पेस में नहीं है, इसको मिलना भी बहुत मुश्किल ही है। जी, चलिए, अब जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए, शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम अक्षय है सर। अक्षय है, हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा, भिवानी। हरियाणा भिवानी से, बहुत अच्छी बात सर। करते क्या अक्षय आप? सर मैं जॉब करता हूँ। चलिए, जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हरियाणा में भी गर्मी यहाँ दिल्ली की तरह पड़ने लगी है कि अभी थोड़ा सा राहत है वहाँ पर? अभी राहत है सर, ज्यादा नहीं है अभी। अच्छा, अभी बढ़ जाएगी बाकी बाद में। थोड़ी बारिश आ गई थी उसके लिए, उसके बाद बीच में जो मौसम थोड़ा सा बदला है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर 5 लाख रुपए का मैंने निवेश किया है। अच्छा। जनवरी में। जी जी। एसडीएल इंडेक्स फंड में, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बड़ौदा पीएनबी परिवार एसडीएल इंडेक्स फंड। अच्छा, ठीक है। 2026 वाला। तो ये सर सारे पैसे आपने एक ही फंड में लगा दिए या ये छोटा सा अमाउंट है? आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। नहीं सर, सारे मैंने इसी में लगाए थे क्योंकि ये डेट फंड था और बोल रहे थे कि 7.26 मिल जाएगा आपको। अच्छा, मैच्योरिटी के टाइम पे। अभी तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मार्केट नीचे चली गई है। जी जी जी। तो और उसमें भी मेरे को 5 लाख के ऊपर लगभग 5,000 का फायदा हो रहा है जी। तो क्या मैं इसमें से निकाल के किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकता हूँ? ठीक है, क्या बेनिफिट है मेरे लिए? जी, मिंट जी से पूछते हैं। वैसे सामान्य तौर पर जो हमारे तमाम एक्सपर्ट आते रहते हैं मनी9 पे, उनका हमेशा ये कहना है कि पूरे पैसे कभी भी एक जगह जो है कोशिश करनी चाहिए कि ना लगाएं। तो अगर थोड़ा सा आप बिखराव रखेंगे पैसे का तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बाकी बेहतर जानकारी मिंट जी से पूछते हैं, वो क्या उसमें सजेस्ट कर रही हैं। मिंट जी, 5 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं और ये जानना ये चाह रहे हैं कि 5,000 का बेनिफिट मुझे हो रहा है, क्या निकाल करके कहीं और पैसे लगा दें? और अगर ये निकालते हैं तो क्या एक जगह ही सारे पैसे इनको लगाने चाहिए या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले जो आपने फंड इन्वेस्ट किया है वो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, डेट फंड है। उसमें लॉक इन है, बट आप निकाल सकते हैं, आप सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच कर निकाल सकते हैं, राइट। बट जब आपने निवेश किया था तो आपने इसलिए निवेश किया था क्योंकि उसमें करीब 7.25% रिटर्न वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, बट ये तो डेट फंड हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप इसमें से निकलकर आप इक्विटी फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाह रहे हैं, जिसमें 65% इक्विटी का पोर्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आप रिस्क ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टारगेट मैच्योरिटी फंड। बिकॉज टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्या होता है कि जैसे आपने खरीदा, वो 2026 में मैच्योर होगा, तब तक वो लोग बस जो भी उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, बस उनकी बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी रहती है, वो उसमें ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करते हैं, राइट। अब आप जा रहे हैं एक फंड में जिसमें 65% इक्विटी रहेगा, एंड सर्टेनली सिंस इक्विटी मार्केट का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब इसमें वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो क्या आप ये जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले तो ये जानिए। सेकेंडली, जो आप अगर आप शिफ्ट कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 साल तक बने रहना पड़ेगा। और आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने अभी ही जनवरी में ये निवेश किया है, तो आप इतनी जल्दी, मतलब 3 महीने के अंदर ही आप क्यों इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो भी आपको रिसर्च करनी है, कन्फ्यूज़न क्लियर करना है, वो निवेश करने से पहले कर लें। आज पैसा लगाया और 2 महीने बाद आपको लगा कि मार्केट ख़राब लग रहा है या यहाँ पे उस तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा, मुझे कहीं और पैसे लगा देने चाहिए। इस तरीके से पैसे जो है, आप पैसे को हो सकता है कुछ पैसे आपको मुनाफा मिल जाए, लेकिन एक बड़ी वेल्थ जो है आप शायद नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप अभी हैं हमारे साथ? तो लगता है उनसे संपर्क। जी जी जी, अभिषेक जी हैं हमारे साथ। तो आपने सुना मृण जी क्या कह रही हैं कि अभी तो 2-3 महीने पहले ही आपने लगाए, तो ऐसी कोई खास वजह जिसकी वजह से आप चेंज करना चाह रहे हो? क्योंकि सर उससे ज्यादा मेरे को अब एफडी भी देती है, ये है मेरे को एक डाउट। क्या डाउट है सर आपका? उससे ज्यादा एफडी में मिल जाएगा? हाँ जी। अभी तो आप बैलेंस फंड की बात कर रहे थे, वहां पैसे लगाने हैं, वहां पे भी लगा सकता हूँ सर मैं, या बाकी एफडी में जाऊंगा तो उससे ज्यादा तो अब मेरे को प्राइवेट बैंक की एफडी भी दे देगी। ठीक है, ये है मेरे को थोड़ा सा डाउट। चलिए मैं पूछ लेता हूँ मृण जी, क्या मैम क्या सजेस्ट करेंगी इन्हें? ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन में है कि इससे ज़्यादा रिटर्न तो मुझे एफडी में मिल जाएगा, फिर बैलेंस फंड में मुझे लगा देनी चाहिए। क्या इनकी, चूंकि इन्होंने पैसे अगर मान लीजिए निकालते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अभी इनको या फिर यहाँ पे जो कुछ चल रहा है उससे इन्हें संतुष्ट रहना चाहिए? देखिए, पहले तो हम बैलेंस फंड को एफडी या इस फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फंड है बैलेंस फंड, उसमें इक्विटी एक्सपोजर है जो आपको एफडी या इसमें नहीं है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्राइवेट बैंक की एफडी में मुझे 8% मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है आपको इससे ज्यादा मिल रहा है, तो जरूर निकाल के आप उसमें लॉक इन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको उसमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो जरूर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड कर रहे हैं तो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी वॉलेटिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह वो बस ऐसे 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 बढ़ता जाता है, राइट। तो मतलब आप प्लीज सोच समझ के कीजिएगा, अगर आप बैलेंस फंड में कर रहे हैं और एफडी में करना चाह रहे हैं, आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो जरूर कीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे अपने उत्तर से, आपको जो उत्तर दिया गया है। चलिए अब जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं और इनसे संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका प्रश्न जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा स्क्रीन पर प्रश्न लेकर के आया जाए, और प्रश्न यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, भूपेंद्र मेहता जी का है, और भूपेंद्र मेहता जी मुंबई से हैं। ये जानना चाह रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में विस्तार से बताइए, निवेश के लिए कैसा रहेगा। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये पैसे लगा चुके हैं उसके बाद जानना चाह रहे हैं, या ये यहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं। आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगी मैम भूपेंद्र मेहता जी को? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो होते हैं वो टिपिकली ऐसा होता है उसमें कि उसमें इक्विटीज भी होता है, उसमें डेट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, दोनों ही चीजें होती हैं, राइट। नाउ उसमें इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा रहता है और डेट का एलोकेशन कम रहता है, एंड देन वो बदलता रहता है मार्केट के हिसाब से। ईच फंड हाउस हैज इट्स ओन इंटरनल पैरामीटर्स, जिसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं
कि इक्विटी में कितना रहेगा और डेट में कितना रहेगा, राइट। अब आपने HDFC के बारे में पूछा है, तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में ज्यादा बेहतर फंड्स अवेलेबल हैं जिनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर है। HDFC से लॉन्ग टर्म में भी आई फील ICICI या इडलवाइज हुआ, इनका परफॉर्मेंस HDFC से ज्यादा बेहतर है। सो हेंस मेरा यही मानना रहेगा कि अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो आप इन ICICI देख लीजिए, और अगर आपने निवेश किया भी है तो बस बने रहिए। इसमें कोई इतनी वाली चिंता वाली बात भी नहीं है कि मतलब वहां से निकाल कर आप दूसरे फंड में जाएंगे। बट बेसिकली ये मेरी राय है जी। इस बीच ललिता अनंथा जी ने जो है प्रश्न अपना पूछा है। हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ललिता जी। और ललिता जी कह रही हैं कि मैं निवेश करना चाहती हूँ 2 लाख रुपए 3 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में, और जो कि ये चाहती हैं इनके बच्चे की शिक्षा में इस्तेमाल हो, और ये जानना ये चाह रही हैं कि कौन से फंड में मुझे निवेश करना चाहिए। तो 3 साल के लिए ये निवेश करना चाह रही हैं 2 लाख रुपए बच्चे की पढ़ाई के लिए। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि कितना बड़ा बच्चा है, हायर एजुकेशन के लिए वो ये निवेश 3 साल के लिए करना चाह रही हैं, या फिर अभी हाई स्कूल इंटर में है, या 3 साल बाद वो स्कूल जाना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए 3 साल के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए आप कहाँ सजेस्ट करेंगी मैम? तो इक्विटी तो मैं बिल्कुल ही नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इक्विटी में तो रिस्क रहेगा। आई वुड सजेस्ट ऑफ कोर्स डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें अगेन आप ये टारगेट मैच्योरिटी फंड सही रहेगा। अगर आपको 3 इयर्स का होल्ड का मिल रहा है, दैट मीन्स 2026 का अगर आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड अभी मिल रहा है 31 मार्च के पहले, देन आई वुड सजेस्ट कि आप वो कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको बहुत सिंपल रखना है, बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, तो आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। जी जी जी। चलिए, अब इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और जो प्रश्न हमारे पास आया है बीरेन्द्र शाह जी का। बीरेन्द्र शाह जी कह रहे हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कॉर्पोरेट FD सीनियर सिटीजन जो कि वुमेन इन्वेस्टर उनको 5 साल के लिए 9.15% दे रही है, क्रिसिल रेटिंग AA+ है, मदर के लिए 5 लाख रुपए निवेश करना है 5 साल के लिए, क्या इस कॉर्पोरेट FD में क्यूमुलेटिव FD करें या फिर डेट म्यूचुअल फंड चुनें? अब यहाँ पर इनको जो है ये जानना चाह रहे हैं 9.15% का रिटर्न इनको एश्योर किया गया है, AA+ की रेटिंग इन्होंने देख ली है। अब ये जानना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट FD में पैसे लगाना चाहिए, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, या फिर इनको जो है डेट म्यूचुअल फंड चुनना है। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और ये जानना ये चाह रहे हैं कि LTCG टैक्स निकालने पे डेट म्यूचुअल फंड अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है, कृपया आप मुझे सलाह दें। अच्छा, ये भी इन्होंने देख लिया कि यहाँ पे LTCG चला गया है, तो बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्शन बची नहीं है डेट फंड में। तो इन तमाम प्रश्नों को आज बीरेन्द्र जी के आप क्या कुछ उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, जो कॉर्पोरेट FD होती हैं, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि इसमें डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉर्पोरेट FD में डिफॉल्ट हुआ तो ये डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस नहीं है, और एक बार डिफॉल्ट हुआ आपके पैसे गए तो गए। अच्छा, अब इसकी जो रेटिंग है AA+, इट्स नॉट अ बैड रेटिंग एट ऑल, ठीक है। सर्टेनली जो ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 9% का, वो काफी अट्रैक्टिव है। बट एक चीज जो होती है कॉर्पोरेट FD में, वो ये है कि आपका बहुत कंसंट्रेशन हो जाता है, राइट। और कंसंट्रेशन यही हो जाता है कि आप एक कंपनी में सारे पैसे डाल रहे हैं, और अगर कल वो कंपनी में डिफॉल्ट हुआ तो आपके सारे पैसे गए, राइट। सो आई वुड ऑलवेज से कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। वैसे मैं जनरली कॉर्पोरेट FD के हित में नहीं हूँ। जो रेगुलर बैंक FD है उसमें भले ही थोड़ा कम रिटर्न आता है, बट सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज मच 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 हायर। तो मैं ऑनेस्टली कॉर्पोरेट FD के हित में नहीं हूँ, और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बैंक FD देख लीजिए। अभी सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छे रेट चल रहे हैं मार्केट में। आप मेरे ख्याल से तो सेफ्टी एंड रिटर्न के हिसाब से आपको दोनों में बैंक FD ही चुननी चाहिए। सर, माता जी के लिए आप निवेश कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं वो, आप जैसा कि आप बता रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित जो है वो बैंक FD रहेगी, ये मिर्ड जी का मानना है। कि मान लीजिए किसी एक जगह पैसे लगाते हैं, कल को कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई समस्या हो गई तो आपके पैसे फंस जाएंगे, और वो पैसे आप माता जी के लिए लगा रहे हैं, तो उसको आप जो है बैंक में लगाइए। थोड़ा 1-8% अगर ब्याज कम भी मिलता है तो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न वहाँ पर भी अब इस समय आज के दौर में देख रहे हैं कि मिल रहे हैं। एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है इस समय, और ख़ास तौर से
जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, वो है हाइब्रिड फंड को लेकर के। बहुत लोग जानना ये चाह रहे हैं, सवाल इस तरह के रहते हैं कि हाइब्रिड फंड में क्या होता है, हाइब्रिड फंड में किन लोगों को निवेश करना चाहिए, और अभी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्या उसमें हाइब्रिड फंड आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर विकल्प हैं बजाय कि सीधे खाली इक्विटी, खाली डेट के मुकाबले? यस, आई थिंक सो। तो हाइब्रिड फंड जो है वो बोथ डेट एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। वेरियस टाइप्स के हाइब्रिड फंड्स हैं। कुछ हैं जिसमें डेट का एलोकेशन ज्यादा है, लाइक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कुछ हैं जिसमें इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। आई फील कि गोइंग फॉरवर्ड एक नई कैटेगरी आएगी जिसमें 35% डेट रहेगा और बैलेंस अमाउंट इक्विटी में ही रहेगा। And I think one can look at those options as well. I'm sorry, एक और ऐसे भी नई नई कैटेगरीज अभी आने I'm sure आएंगी, तो वेट एंड वॉच कीजिए। सर्टेनली आपको अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट ऑन बेसिस ऑफ कि अच्छा इसमें मेरे को टैक्स कम लगेगा तो मैं इसमें निवेश करूंगा, राइट? आपको अपना रिस्क भी देखना ही पड़ेगा इसमें। और जैसे समय आएगा और हम देखेंगे कि कौन सी नई कैटेगरी आ रही है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपना एसेट एलोकेशन इसके थ्रू करूं या मैं अलग डेट और अलग इक्विटी में करूं, राइट? बिल्कुल। जो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आगे जाकर आपको टैक्स डिडक्शंस पर रिलाय नहीं करना है। अब आपको ये सोचना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हम इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये जो सब टैक्स बेनिफिट वगैरह हैं ये आएगा जाएगा, मेरे ख्याल से तो और ही जाएगा आगे जाकर। बट बहुत बहुत जरूरी है कि आपका एक गोल होना चाहिए जब आप निवेश करें, एंड दैट इज टू बीट इन्फ्लेशन। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि 31 मार्च से पहले कैसे टैक्स बचाना है, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कोई अगर आप भी सवाल आपका हो म्यूचुअल फंड से निवेश से जुड़ा हुआ, तो आप तुरंत हमारे साथ जुड़ करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं। सवाल थोड़ा विस्तार से भेजें ताकि आपके सवाल पर हम भी अपने एक्सपर्ट से विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। मैम, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी जो मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है, डेट फंड को लेकर के हमने देखा कि आकर्षण, एक बड़ा आकर्षण जो था टैक्स का, वो ख़त्म हो गया। इक्विटी में रिटर्न बन नहीं रहे हैं, बाजार सुस्त पड़ा हुआ है। तो ऐसे में लोगों के अब सवाल आ रहे हैं कि करें तो करें क्या फिर सीधे एफडी में ही जाएं? क्योंकि किस तरीके से अब स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि इक्विटी में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नहीं अब आगे चल करके अब रेट बढ़ रहे हैं तो डेट में जाना चाहिए। अब डेट में भी उस तरह का आकर्षण देखने को नहीं मिल रहा, आने वाले टाइम में वो साइकिल अब रिवर्स की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में अगर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना हो तो आप किस तरह की थीम की तरफ जाएंगी? सबसे पहले तो मैं कभी कोई निवेश नहीं करती हूँ जो गोल ओरिएंटेड ना हो। तो जब भी अगर मतलब आप हर बार मार्केट के हिसाब से तो आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको निवेश करना है, आपको ये पूछना है अपने से कि मेरा गोल क्या है, मैं कितने सालों तक बनी रह सकती हूँ इस पर्टिकुलर फंड में या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट चूज करना है। सर्टेनली मार्केट में बढ़ाव चढ़ाव तो मतलब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट जस्ट एक तरफा ही जाता है, कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो ये जो वॉलेटिलिटी है वो आपके लिए कम हो जाती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग से, राइट? तो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, अगर आपके 3 साल तक पैसे हैं, आई वुड से फिक्स डिपॉजिट में कीजिए, राइट? और ये मैं अप्रैल 1 के बाद के बारे में बता रही हूँ। अगर आपके पास मतलब ज्यादा समय के लिए आप रख सकते हैं, जैसे 5 साल तक के लिए रख सकते हैं, और आपको कम रिस्क लेना है, तो आई विल स्टिल लुक एट अ फंड which maybe has minimum equity, let's say 35% equity and 65% debt, अगर वो नई कैटेगरी आती है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो सर्टेनली आई विल से कि आप इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए। अच्छा, जहां गोल्ड की बात है, मैं कभी भी फिजिकल गोल्ड के फेवर में नहीं हूं,
क्योंकि इसमें आपको 30% मेकिंग चार्ज वगैरह लगता है, मतलब 30% आपका चला जाता है। तो एनीवे उसके लिए आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्रोडक्ट अवेलेबल है। और रिटायरमेंट के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो प्लीज लुक एट द नेशनल पेंशन स्कीम। गोल्ड बॉन्ड मैम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है और लगातार लोग अब देख रहे हैं, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। पहले लोग फिजिकल गोल्ड ही खरीदते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जब से जो है लोग फाइनेंशियली एक तरीके से लिटरेट हो रहे हैं, ये कितना आपको लगता है कितने फीसद हिस्सा होना चाहिए इसका पोर्टफोलियो के अंदर कि यहाँ पे होना ही होना, क्योंकि गोल्ड लगातार कैसा भी समय हो हर 2-4 साल में इस तरह की कोई ना कोई क्राइसिस आती है जिसमें हम देखते हैं गोल्ड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। कितने % हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट का? 15%। 15% का हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। अगर मैम अब चूंकि अब कार्यक्रम को अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर एक पोर्टफोलियो प्लान करना हो 10-15 साल के नज़रिए के साथ, तो उसमें किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगी हमारे दर्शकों को कि किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी हिस्सेदारी किस तरह के फंड की होनी चाहिए? तो आप 15% गोल्ड में डाल सकते हैं, एटलीस्ट 30% इन इक्विटीज। तो जो आपका इक्विटी का एलोकेशन रहेगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक, बट आई वुड से एटलीस्ट 30% इन इक्विटीज, राइट? एंड equities मतलब not direct stocks, I will say again through mutual fund route only. एंड अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव रहना है तो ऑफ कोर्स पीपीएफ अवेलेबल है 15 साल के लिए, बट दिस इज व्हाट आई वुड एक्चुअली रेकमेंड। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में ना जाएं। अभी 31 मार्च तक बहुत 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 मिस सेलिंग हो रही है मार्केट में। आपको जरूर लोग आपको भी सभी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं ये कहकर कि अभी ये कुछ सेविंग्स प्लान है 31 मार्च तक टैक्स फ्री है, उसके बाद में टैक्सेबल रहेगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिआइट्रेट कि ये जो टैक्स बेनिफिट्स हैं ये सब हमें भूलने चाहिए। अब हमें ये ही सोचना चाहिए कि मेरा ओवरऑल पोस्ट टैक्स विद एंड पोस्ट इन्फ्लेशन मेरा रिटर्न कितना आने वाला है। मैम जब भी आप जुड़ती हैं बहुत जो है हमारे दर्शक आपकी बातचीत से लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं वो काफ़ी आपकी उन्होंने तारीफ भी लिखी और साथ ही साथ वीरेंद्र शाह जी ने लिखा है कि नॉमिनेशन चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन अपडेट करना। अच्छा, नीचे के लिंक पे लोग म्यूचुअल फंड में नॉमिनी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी तमाम सजेशन दर्शकों की तरफ से भी आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर हमारा बढ़ रहा है, लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बारे में बता दें कि अगर ये तो बात म्यूचुअल फंड की है, अगर शेयर बाज़ार में आप निवेश कर रहे हैं तो शेयर बाज़ार से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें जो है जुड़ सकते हैं। शुक्रवार को हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बार का फॉर्मूला गुरु देखना आप मत भूलिएगा। इस बार बैंकिंग शेयरों पे खास तौर से, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है, दुनिया भर के बैंक गिर रहे हैं, ऐसे में बैंकिंग शेयरों में क्या करना चाहिए इसको लेकर के हमने बड़े विस्तार से बातचीत की है। किस तरह के बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, और सबसे पसंदीदा इस समय अच्छे बैंकिंग शेयर कौन है जहां पर इस तरह पर निवेश किया जा सकता है, ये आप जो है इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद फॉर्मूला गुरु में अवश्य देख सकते हैं। और साथ ही साथ रात को 10 बजे दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें वित्तीय आपकी जेब से जुड़ी हुई होती हैं उसका, उन खबरों का सार जो है और उसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, ये हमारा खास कार्यक्रम होता है मनी टाइम। वो आप सोमवार से शुक्रवार रात को 10 बजे देखना मत भूलिए। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल भी हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर के ही और शेयरों से जुड़े हुए सवाल पर बातचीत होगी शुक्रवार को। तो आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।